बोध गया की धरती पर जब भगवान बुद्ध साधनारत थे, सम्यक संबुद्ध बनना था, उसके एक दिन पहले उन्होंने कई सपने देखे थे। इतने विशाल भारत का चित्रण शायद इस भगवान बुद्ध के सपने के पहले किसी भी महापुरुष के सपने में नहीं आया था। भगवान बुद्ध इस पूरे अखंड भारत में लेटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोग तो अखंड भारत की ही चर्चा कर रहे हैं। अखंड भारत की स्थापना के पीछे सोच क्या होगी? बुद्ध कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं है, सारे इंसान बराबर होंगे, मानव बराबर होंगे। उन्होंने 45 साल तक पूरे देश में अलग जगाया। बुद्ध ने उसी सपने में ये भी देखा था कि चारों दिशाओं से विभिन्न प्रकार के पक्षी आ रहे हैं और मेरे पास आते ही सभी सफेद पक्षी में बदल जा रहे हैं। जो बुद्ध के मार्ग में जाएगा बराबरी है, वहाँ कोई वर्ण नहीं है, वहाँ कोई जाति नहीं है, वहाँ कोई विभाजन नहीं है। एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो जोड़ने वाला समाज था, जो बराबरी का समाज था। समय अखंड समाज का निर्माण हो चुका था, इसलिए अखंड राजनीति का निर्माण हो पाया। सम्राट चंद्रगुप्त ने जब पूरे अखंड भारत को राजनीतिक तौर पर एक किया, धर्म संप्रदाय के आधार पर आज पूरे देश को बांट रहे हैं, ये किस मुंह से अखंड भारत बनाएंगे? अखंड भारत का निर्माण करने वाले बुद्ध हैं। बुद्ध का सपना था, जो महावीर का सपना था, जो बराबरी का एक समाज बनाने का सपना था, वैसा समाज बनाने का प्रयास किया। जो बुद्ध में भारत की बात थी, उसकी बात सम्राट अशोक ले गए। आप इतने बड़े सम्राट की जयंती मना रहे हैं, शायद मैं समझता हूं कि इस देश में इतना बड़ा साम्राज्य आज तक न मुगलों का रहा, न अंग्रेजों का रहा, और न उसके बाद आज जो स्वतंत्र भारत का हमारा भौगोलिक राजनीतिक सीमा विस्तार है, वो भी इतना नहीं है। इतना बड़ा राज्य था। और जो सबसे बड़ी बात थी कि सम्राट चंद्रगुप्त ने जब पूरे अखंड भारत को राजनीतिक तौर पर एक किया, तो उनके सामने कोई उदाहरण भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनको विरासत के रूप में एक विशाल क्षेत्र मिला हो और उसमें कुछ जोड़ करके अखंड भारत बना लिए हों। उन्होंने अखंड भारत का निर्माण प्रथम बार किया, उसका कोई पहले से उदाहरण नहीं था। नंद वंश ने निश्चित रूप से प्रयास किया था और एक बहुत बड़ा साम्राज्य मगध के आसपास उन्होंने बनाया था, लेकिन उसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक पहुंची, जिसकी सीमाएं दक्षिण भारत तक पहुंची, जिसकी सीमाएं में पूरा उत्तर भारत था, पूरा पूर्वोत्तर भारत था, नेपाल की आधी तराई का पूरा भाग जिस भारत भूभाग में था, इतने विशाल क्षेत्र का निर्माण पहली बार चंद्रगुप्त ने इस देश में किया। अब ये अखंड भारत की बात आज बहुत हो रही है हमारे देश में। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसका जो मूल संगठन है आरएसएस, ये लोग तो अखंड भारत की ही चर्चा कर रहे हैं कि हम अखंड भारत की स्थापना करेंगे। अखंड भारत की स्थापना तो करेंगे, लेकिन अखंड भारत की स्थापना के पीछे सोच क्या होगी? ये सोच उनकी बहुत घटिया सोच है। अखंड भारत के पीछे जब बहुत बड़ा सोच होता है, तब अखंड भारत की स्थापना होती है। और ये सोच कैसे बनी थी? नंद किशोर जी, अखंड भारत के पीछे जो सोच थी, उस सोच को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भगवान बुद्ध, ये मैंने कल बरेली में भी, परसों वहां के कार्यक्रम में भी इस स्वप्न का जिक्र किया था। मैं जहां जहां जाता हूं वहां जरूर इस बात को रखता हूं और आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि अखंड भारत सिर्फ एक राजनीतिक सोच नहीं है,
ये एक वैचारिक सोच है, एक सांस्कृतिक सोच है। और ये अखंड भारत का सोच आया कहाँ से, इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। बोध गया की धरती पर जब भगवान बुद्ध साधनारत थे और जिस दिन उन्हें बुद्धत्व यानी सम्यक संबुद्ध बनना था, उसके एक दिन पहले उन्होंने कई सपने देखे थे। उसमें एक सपना उन्होंने देखा था कि उनका सिर हिमालय के ऊंची चोटी पर है, उनके पैर दक्षिण में समुद्र को छू रहे हैं, उनका दाहिना हाथ अरब सागर को छू रहा है और उनका बायां हाथ बंगाल की खाड़ी में समुद्र को छू रहा है। इतने विशाल भारत का चित्रण शायद इस भगवान बुद्ध के सपने के पहले किसी भी महापुरुष के सपने में नहीं आया था। और भगवान बुद्ध इस पूरे अखंड भारत में लेटे हुए हैं, यानी बुद्ध लेटे हुए हैं। और बुद्ध क्या है? बुद्ध कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं है, कोई एक धार्मिक वितंडावाद नहीं है, कोई एक धार्मिक प्रतीक नहीं है। बुद्ध उस व्यक्तित्व का नाम है, उस गुरु का नाम है, उस महागुरु का नाम है, उस मानवता के महाशास्ता का नाम है, जिसने सारे इंसान बराबर होंगे, मानव बराबर होंगे, सब प्रेम मोहब्बत से रहें, भाईचारा से रहें, करुणा से रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए। यह बुद्ध का मार्ग था। और जब बुद्ध पैदा हुए तो उन्होंने 45 साल तक पूरे देश में अलग जगाया और उन्होंने इस देश के जितने राजे महाराजे थे, उस समय 4 राजे महाराजे थे। शायद ऐसे देश, ऐसे विश्व में बहुत कम उदाहरण हैं। ईसा मसीह को तो लोगों ने सूली पर लटका दिया गया। पैगंबर मोहम्मद को अपनी बात कहने के लिए खुद युद्ध लड़ने पड़े, तमाम युद्ध अपने जीवन में उन्होंने लड़े। लेकिन भगवान बुद्ध एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके समय में पूरे भारत में जो 4 सबसे प्रमुख राजा थे, मगध का राजा बिंबिसार, कौशल का राजा प्रसेनजीत, कौशांबी का राजा महाराज उदयन और दक्षिण भारत के उज्जैनी के राजा महाराजा प्रद्योत, चारों उनके परम शिष्य थे। और महाराजा प्रसेनजीत और महाराजा प्रद्योत, महाराजा बिंबिसार, तो उनकी जब सभा में आते थे तो 500 मीटर पहले रथ से उतर करके पैदल आते थे और शांति से जहां जगह मिलती थी वहां बैठ करके उनकी देशना सुना करते थे। तो ये बुद्ध ने सारे राजाओं को, बुद्ध ने उसी सपने में ये भी देखा था कि चारों दिशाओं से विभिन्न प्रकार के पक्षी आ रहे हैं और मेरे पास आते ही सभी सफेद पक्षी में बदल जा रहे हैं। यानी बुद्ध का मार्ग यह है, जो बुद्ध के मार्ग में जाएगा वहाँ बराबरी है, वहाँ कोई वर्ण नहीं है, वहाँ कोई जाति नहीं है, वहाँ कोई विभाजन नहीं है। और जब बुद्ध ने अपनी देशना से एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो जोड़ने वाला समाज था, जो बराबरी का समाज था, जो मैत्री का समाज था, जो करुणा का समाज था, एक ऐसे वातावरण का जब निर्माण किया, इसी को कहते हैं बुद्धमय भारत का समाज। तो जब ऐसे समाज का निर्माण किया तभी चंद्रगुप्त एक अखंड भारत का निर्माण कर पाए, क्योंकि उस समय अखंड समाज का निर्माण हो चुका था, इसलिए अखंड राजनीति का निर्माण हो पाया। और आज के लोग जिन्होंने इस देश को 4 वर्णों में बांटा, जिन्होंने हजारों जातियों में बांटा, जिन्होंने ऊंच नीच की भावना में बांटा, जिन्होंने समाज को बांटा, जिन्होंने धर्म संप्रदाय के आधार पर आज पूरे देश को बांट रहे हैं, जब ये समाज ही अखंड नहीं बनाएंगे तो ये किस मुंह से अखंड भारत बनाएंगे? अखंड भारत का निर्माण करने वाले बुद्ध हैं, अखंड भारत का निर्माण करने वाले मौर्य वंश के महान शासक चंद्रगुप्त हैं, जिन्होंने एक बराबरी का जब समाज बना, एक अखंड समाज बना, तो उस अखंड समाज को राजनीतिक एकता में ढाला। और चंद्रगुप्त जब 29 साल की अवस्था में इस पूरे देश को एक राजनीतिक एकता दी, जैसा मैंने कहा उनके सामने कोई उदाहरण नहीं था,
उसके पहले कोई इतना विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। तो उन्होंने जो बुद्ध का सपना था, जो महावीर का सपना था, जो बराबरी का एक समाज बनाने का सपना था, वैसा समाज बनाने का प्रयास किया। और आगे जाकर के उनके पोते ने, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक ने, तो आप उसके शिलालेखों को पढ़िए। आज हम जब चंद्रगुप्त की जयंती मनाने आए हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि भारत के निर्माण में मौर्य समाज की कितनी बड़ी भूमिका रही, और आपकी इतनी बड़ी भूमिका रही कि जैसा मैंने बताया कि आप ही के कुल खानदान के बुद्ध ने अखंड भारत का सपना देखा। आप ही के कुल खानदान के सम्राट चंद्रगुप्त ने अखंड भारत का राजनीतिक नक्शा प्रदान किया, और उसके आत्मा में, उसके जड़ में, उसके विचार में, उसके संवेदना में जो बुद्ध में भारत की बात थी, उसकी बात सम्राट अशोक ले गए। आप सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़िए। वो जनता से सीधे संवाद करते हैं। उन्होंने कभी नहीं घोषित की कि हम बहुत बड़े राजा महाराजा हैं, महाराजाधिराज हैं, हम कहीं से ऊपर उतर कर आए हैं। उन्होंने आम जनता की भाषा में बड़ी विनम्रता और सरलता से बात की, और उन्होंने पूरी बुद्ध की बात की कि सब लोग मिलजुल करके रहें, सब लोग मिलजुल करके रहें। एक जितने वहाँ संप्रदाय थे, भारत विविधता का देश है, भारत हरदम विविधता का देश रहा है। यहाँ आज जिसको हिंदू धर्म के नाम पर एक धर्म विशेष को पूरे देश पर थोपा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं रहा। इस भारत में तमाम धर्म और मतांतर रहे। यहाँ पर जैन रहे, यहाँ पर बौद्ध रहे, यहाँ पर आजीवक रहे, यहाँ पर आस्तिक रहे, यहाँ पर नास्तिक रहे, यहाँ को भगवान को मानने वाले भी रहे और भगवान को न मानने वाले भी रहे, लेकिन सभी प्रेम मोहब्बत से रहे। यही भारतीयता है, यही भारत की विविधता है। और इसी विविधता को अशोक ने अपने शिलालेखों में उद्घाटन किया कि इस देश की सीमाओं में रहने वाले लोग मिलजुल कर रहें, सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के संप्रदाय को समझें भी, पढ़े भी, अध्ययन भी करें, संवाद भी करें। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय की निंदा करता है तो एक ढंग से अपने संप्रदाय की ही हानि पहुंचाता है। इतनी बड़ी बात आपके पुरखों ने की है। इन्होंने अखंड भारत का सपना देखा, राजनीतिक तौर पर अखंड भारत बनाया, और इस भारत को जो आज आरएसएस वाले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, यानी एक राष्ट्र जिसकी एक संस्कृति होना चाहिए। हमारे सामने बैठे, मंच पर बैठे तमाम विद्वान लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति है क्या? मैं तो एक लाइन में जवाब देता हूं कि जिसकी कोई संस्कृति ना हो वही भारतीय संस्कृति है। इतनी विविधता है इस देश में, जिसका कोई धर्म ना हो, जिसकी कोई अपनी एक संस्कृति ना हो, कोई एक वेशभूषा ना हो, लेकिन जिसकी कुल मिलाकर सभी धर्म हो, सभी वेशभूषा हो, सभी विचार हो, सभी भारतीय संस्कृति एक पाटे से, एक विचार से, एक धर्म से, एक प्रतीक से आप इस देश को नहीं हाँक सकते। ये देश राम का, बुद्ध का भी है, कबीर का भी है, नानक का भी है, उन तमाम लोगों का भी है। ये हमारा देश है। हम मिलजुल कर रहने का शऊर सीखेंगे। बहुत बड़ा देश है ये। 150 करोड़ की आबादी में, जैसे मैंने कहा, मुख्तलिफ जमाने हैं, संप्रदाय है, सोच है, विचार है, दर्शन है। तो ऐसे विविधता के बीच हम कैसे मिलजुल कर रहे, ये शऊर समाज के महापुरुषों ने किया है। बुद्ध ने किया, चंद्रगुप्त ने किया, बिंदुसार ने किया, अशोक ने किया। और मैं समझता हूँ कि महान मौर्य कुल के आप लोग अगर इस भारत की पूर्वजों की सोच को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो चंद्रगुप्त की जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। मित्रों, मैं आधुनिक भारत से भी उदाहरण देना चाहता हूँ कि इसी कुल खानदान से जब ज्योतिबा फूले पैदा हुए, शिक्षा का द्वार सबके लिए खोला। उन्होंने सिर्फ माली फूले समाज या मौर्य समाज के लिए नहीं खोला, उन्होंने समाज कल्याण के जितने काम किए, मानवता के लाभ, धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, वर्ण,
किसी भेदभाव के सबके साथ समानता का व्यवहार करके, और उस समय जब इस देश में विभाजनकारी शक्तियां, जब इस देश को गर्त में ले जाने वाली शक्तियां, बड़ व्यवस्था की स्थापना करने वाली शक्तियां वहां हावी थी, ऐसे समय में उन लोगों के बीच, आप लोगों के भारतीय समाज के पुनर्जागरण का काम का शुरुआत ज्योतिबा फूले ने इस देश में की। ये परंपरा है। एक परंपरा मैं और बताना चाहते हैं कि आधुनिक भारत में जब भी राजनीति की बात होगी, बिहार की धरती पर पैदा हुए, जिनको भारत लेनिन के रूप में जाना जाता था, बहुत ही प्रतिभाशाली, प्रखर वक्ता और एक बहुत अच्छे संगठक थे। उन्होंने पहली बार जब देखा कि इस देश में वंचित समाज की बड़ी दुर्दशा है, ये दुर्दशा तभी दूर हो सकती है जब ये सत्ता में पहुंचेंगे। बाबू जगदेव प्रसाद जब देखे, साहब कहते थे ये लोग आज वंचित जमात के लोग आज शिक्षा से वंचित हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास समृद्धि नहीं है, इनका शोषण किया जा रहा है, सम्मान को कुचला जा रहा है। दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने जब शोषित दल बनाया 1974 में, उन्होंने शोषित समाज दल बनाया, 1974 में उनकी शासन सत्ता द्वारा हत्या कर दी गई। देव प्रसाद एक की ये मंशा थी कि एक राजनीति विकसित हो। कैसे हम सभी एक मंच पर काम करेंगे, कैसे हम सभी के राजनीतिक तौर पर मजबूत होकर, चाहे तो इस केंद्र की सत्ता पर कब्जा करके, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करके, पार्लियामेंट पर कुर्सी पर कब्जा करके, सत्ता के माध्यम से अपने भाग्य को तो बदल सकते। इस सबसे बड़े सवाल का हल बाबू जगदेव प्रसाद ने किया बिहार की धरती से। उन्होंने पहली बार जब शोषित दल बनाया तो उन्होंने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक यादव बिरादरी के बीपी मंडल को बना दिया। वो बीपी मंडल जिनको जानते होंगे कि बीपी मंडल के नाम पर मंडल कमीशन बना, वही बीपी मंडल जो मंडल कमीशन। दल के निर्माता बाबू जगदेव प्रसाद, उसके संविधान निर्माता बाबू जगदेव प्रसाद, उसका पूरा दृष्टि, विजन, मिशन, सब रणनीति तैयार करने वाले बाबू जगदेव प्रसाद। लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बना दिया? बीपी मंडल को, यादव बिरादरी को। क्योंकि उनका ये सपना था, उनका ये विजन था, उनका ये मिशन था कि इस पूरे देश में समाज के सारे लोग उसमें एक साथ एक मंच पर काम कर सके। इसलिए वो खुद कुशवाहा बिरादरी के होते हुए उन्होंने यादव समाज के व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया 1967 में। और दूसरी बार जब उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश की धरती पर रामस्वरूप वर्मा जी जो कुर्मी बिरादरी के थे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर, उनका समाज दल था, उनका शोषित दल था, दोनों लोगों ने मिलकर शोषित समाज दल बनाया। और 72 में जब शोषित समाज दल बनाया तब भी कुर्मी बिरादरी के बाबू रामस्वरूप वर्मा जी को बना दिया। ये आदर्श एक राजनीति स्थापित करने का था। बाबू जगदेव प्रसाद का सपना था कि इस देश में एक पार्टी बन जाए, और एक पार्टी वंचित समाज की तभी बनेगी जब पार्टी में लोकतंत्र होगा। ये कार्य भी आपके समाज के लोगों ने ही किया है। और आज तो रामलाल पार्टी बना रहे हैं, आजीवन रामलाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो रामलाल, दूसरी बार बन रहे हैं तो रामलाल स्वर्ग चले गए तो उनके लड़के बिहारी लाल चले गए तो उनके लड़के अनोखे लाल। भाई, आप एक परिवार की, एक जात की पार्टी विकसित कर रहे हो इस देश में। चंद्रगुप्त जयंती मनाकर क्या करोगे? अखंड भारत की बात करके क्या करोगे? जब आज जरूरत है इस देश में, जब हम चंद्रगुप्त की जयंती मनाए तो देश में अखंड राजनीति स्थापित करने का दायित्व भी मौर्य समाज के लोगों के ऊपर है। और शायद जब आप समझेंगे ये लोकतंत्र है, ये कोई राजवंश नहीं है,